Hello, bearded students. Welcome to my channel. I, Dr. Vinita Mohan Chaudhary. Dear students, आज हम वर्क एंड एजुकेशन कोर्स की यूनिट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी यूनिट 2 है गांधी जी नई तालीम, महात्मा गांधी की नई तालीम। इससे पहले हम अपनी यूनिट 1 पूरी कर चुके हैं, तो आइए यूनिट 2 शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, गांधी जी ने कहा कि जो बच्चे श्रम करते हैं वे श्रम कार्य को महत्व देते हैं, इसलिए उन्हें शिल्प कार्य सीखना आवश्यक है, जो उनके स्वयं के श्रम द्वारा करते हुए सीखा जाता है। ये कार्य शिक्षा द्वारा प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इसलिए गांधी जी कार्य आधारित शिक्षा के पाठ्यक्रम की सिफारिश करते थे। महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ने और समझने के लिए हमने उनके विचारों को 2 भागों में विभाजित किया है। टू रीड एंड अंडरस्टैंड महात्मा गांधी's thoughts, we have divided his thoughts into 2 parts. Number 1, life philosophy of महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जीवन दर्शन। एंड नंबर 2, महात्मा गांधी's एजुकेशनल फिलॉसफी, महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन। महात्मा गांधी की इन 2 चीज़ों को पढ़ने के बाद, महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और शिक्षा दर्शन को पढ़ने के पश्चात हम ये जान पाएंगे कि उनका हमारी शिक्षा में क्या रोल है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, महात्मा गांधी का जीवन दर्शन या लाइफ फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाले भारतीय आस्तिक के ऊपर जिस प्रकार के दार्शनिक संस्कार अपनी छाप डालते हैं, वैसी ही छाप गांधी जी के विचारों पर पड़ी हुई है। किसी गंभीर रहस्यवाद में न पढ़कर वो ये मान लेते हैं कि ईश्वर जो है वो सृष्टि का मूल है और उसने सृष्टि की रचना किसी प्रयोजन से की है, किसी वजह से की है। महात्मा गांधी ऐसे देश में पैदा हुए जहां आत्मा की सत्ता को स्वीकारा गया है। उन्होंने इस प्रकार के दर्शन की कोई व्याख्या या कोई ऐसा विशद विवरण तो नहीं किया है, पर उनके विचारों का अध्ययन करने पर हमें उनकी इस दृष्टि का पूर्णतः आभास मिलता है। तो जीवन पर गांधी जी के विचारों को हम पहले जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उन्होंने पहली बात क्या कही। द पर्पस ऑफ लाइफ एंड वर्ल्ड, जीवन और जगत का प्रयोजन। सबसे पहले हमें उनके विचारों में ये जानने को मिलता है कि वो जीवन और जगत के बारे में क्या बात कर रहे हैं। जीवन और जगत जो है उसकी रचना का क्या प्रयोजन है। जीवन और जगत की रचना का प्रयोजन यह है, द ट्रूथ शुड प्रिवेल ओवर द अनट्रूथ एंड गुड विक्ट्री ओवर द इनऑस्पिशियस, कि असत्य पर सत्य की और अशुभ पर शुभ की विजय हो। गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य में जहाँ अशुभ वृत्तियां हैं, वहीं उसके हृदय में शुभ का भी निवास है। यदि उसमें पशुता है तो देवत्व भी है। इसलिए वो कहते हैं कि जीवन और जगत का प्रयोजन ये है कि सदा सत्य की विजय होती है असत्य पर और शुभ की विजय होती है अशुभ पर। तो मनुष्य को ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। दूसरा विचार उनका था, लाइफ इज द मॉरल कमेंट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। जीवन मानव समाज और जगत का नैतिक भाष्य है। नैतिक भाष्य है यानी मॉरल कमेंट्री है। लाइफ इज द मॉरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। जीवन मानव समाज और जगत का नैतिक भाष्य है। इसी की दृष्टि से उनकी अहिंसा का प्रादुर्भाव हुआ। इसी विचार से उनके अंदर अहिंसा जो है उसके विचार उत्पन्न हुए। गांधी जी मानते हैं कि जगत में जो कुछ अनैतिक है वह सब हिंसा है। स्वार्थ, दंभ, लोलुपता, अहंकार, भोग की प्रवृत्ति, तृप्ति के लिए किए गए शोषण, प्रभुता, अधिकार यानी सेल्फिशनेस, एरोगेंस, ग्लूटनी, अरोगेंस, tendency to indulgence, exploitation done to statity, sovereignty and authority और
अपने को ही सारे सुखों, संपदाओं और वैभव तथा ऐश्वर्य का दावेदार समझने की प्रवृत्ति, and the tendency to think of himself as the claimant of all the pleasures, possessions and splendor and opulence। उनकी दृष्टि में ये सब पशु भाव है जो मनुष्य को पशुता, अमानवता और अनैतिकता की ओर ले जाते हैं। In their view, they are animals that lead humans to animalism, inhumanity and immorality। तो गांधी जी साफ साफ इस बात को मानते हैं कि मनुष्य का जो ये जीवन है उसके अंदर नैतिकता होनी आवश्यक है। तीसरा विचार उनका है असहयोग और सत्याग्रह का, नॉन कोऑपरेशन एंड सत्याग्रह। असहयोग और सत्याग्रह ये उनकी अहिंसक क्रांति, रक्तहीन और हिंसाहीन युद्ध का मूर्त रूप है। उनकी दृष्टि में अहिंसा इज द अनफेलिंग पावर दैट कैन नेवर बी डिफीटेड। अहिंसा अमोघ शक्ति है जिसकी हार कभी नहीं हो सकती। यानी आप हिंसक होकर कोई काम न करें। अहिंसा और सत्याग्रह से आप अपनी बातों को दूसरों के सामने स्पष्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। नेक्स्ट विचार उनका है अहिंसक पथ, नॉन वायलेंट पाथ। शस्त्र और अनीति का सहारा लेकर जो व्यवस्था चलेगी उसमें मानव द्वारा मानव का उत्पीड़न हो सकता है। जब आपके पास शस्त्र होंगे तो आप हिंसा करेंगे, जब आपके पास नीति नहीं होगी तो आप अनीति से व्यवस्था को चलाएंगे और इसकी वजह से एक मानव दूसरे मानव को परेशान करेगा। द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज द क्रिएशन ऑफ अ नॉन वायलेंट सोसाइटी। इस समस्या का हल उन्होंने कहा कि अहिंसक समाज की रचना करना ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और उस समाज की रचना विकेंद्रीकरण के आधार पर की जा सकती है। जैसा कि यूनिट 1 में भी आपने पढ़ा था, विकेंद्रीकरण क्या है कि किसी एक जगह को केंद्र न बनाकर अनेक जगहों को केंद्र बनाने से हम अपनी नीतियों को स्पष्टतः समानता के साथ रख सकते हैं। जैसे उत्पादन की प्रणाली विकेंद्रित हो कि एक ही जगह पे सारा उत्पादन नहीं होना चाहिए, अलग अलग सेंटर होने चाहिए। उत्पादन के साधन विकेंद्रित हो, एक ही जगह पर सब साधन नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। पूंजी विकेंद्रित हो, धन एक ही जगह पर नहीं होना चाहिए, अलग अलग केंद्रों पर होना चाहिए। इस तरह समाज जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों की उपलब्धि में स्वावलंबी हो जाएगा। इसके पश्चात उनका अगला विचार था फोकस ऑन मीन्स मोर देन प्रैक्टिकेबल और फीजेबल। साध्य से अधिक साधन पर ध्यान। महात्मा गांधी साध्य से अधिक साधन पर ध्यान देना आवश्यक मानते थे। पे मोर अटेंशन टू मीन्स, ना कि जो कुछ भी फीजिबल है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। उनका कहना था कि यदि साधन पवित्र और मानवीय है तो साध्य भी वैसा ही शुद्ध, वैसा ही पुनीत और वैसा ही मानवीय होगा। इसके पश्चात नेक्स्ट विचार है ट्रुथ, सत्य। महात्मा गांधी कहते हैं कि ईश्वर जीवन है, सत्य है, ज्योति है, वो प्रेम है, वो परमेश्वर है। गांधी जी के अनुसार सत्य तथा ईश्वर एक दूसरे के पर्याय हैं। ईश्वर प्राप्ति का साधन अहिंसा है। अहिंसा वह भौतिक आधार है जिसमें अन्य मानवीय गुण विकसित होते हैं। तो सत्य जो है किसके ऊपर निर्भर करता है? अहिंसा के ऊपर। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ट्रूथ एंड गॉड आर सिनोनिमस with each other. Non-violence is the means of attaining God and ahimsa is the physical basis in which other human qualities develop. इसके बाद हम अगला विचार लेते हैं अहिंसा, नॉन वायलेंस। गांधी जी के अनुसार अहिंसा केवल व्यक्ति का धर्म ही नहीं है, इसकी व्याप्ति राजनीतिक, अर्थनीति, शिक्षा, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में होनी चाहिए। क्योंकि अहिंसा का मतलब है कि जब भी आप व्यवहार करें तो वो किसी भी क्षेत्र में हो, अहिंसक व्यवहार ही होना चाहिए।
अहिंसा के भाव से प्रेरित व्यक्ति को सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, ना ही सत्ता प्राप्ति उसका उद्देश्य होता है। अहिंसा का अर्थ है अनंत प्रेम और प्रेम का अर्थ है कष्ट सहने की असीम क्षमता। इसके पश्चात अगला विचार हम देखते हैं, इमेजिनेशन ऑफ विलेज बेस्ड इकोनॉमी एंड वर्क बेस्ड एजुकेशन। ग्राम आधारित अर्थतंत्र और कार्य आधारित शिक्षा की कल्पना। महात्मा गांधी भौतिकवाद एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के खिलाफ थे। उनके आर्थिक विचार भी सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर ही आधारित थे। वो धन एकत्र करने के लिए धनोपार्जन करने के कट्टर विरोधी थे। उनकी दृष्टि में धनी और निर्धन में कोई अंतर नहीं है। जिनके पास आवश्यकता से अधिक धन है, उनसे उन्होंने कहा कि आग्रह करो कि अपनी संपत्ति का प्रयोग उनके लिए भी करें जो निर्धन हैं। वो सोचते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास अनुभवों के माध्यम से किया जाता है और शिक्षा केवल तभी प्रभावी होती है जब इसे कार्य और शिल्प के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है। तो उनका विचार था कि वो कहते थे, दे थिंक दैट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डन थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड एजुकेशन इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू वर्क एंड क्राफ्ट। अनुभव पर आधारित हो जाती है फिर शिक्षा। तत्पश्चात अगला विचार उनका हम लेते हैं, गॉडलीनेस, राइटियसनेस या धर्माचरण, धर्म के अनुसार आचरण करना। महात्मा गांधी ने राजनीति को कोई स्वतंत्र पेशा नहीं माना। उन्होंने इसे एक जीवन का अंग माना जिस पर हमारे जीवन की मान्यताएं और मूल्य लागू होते हैं। मैन्स अल्टीमेट गोल इज राइटियसनेस और गॉडलीनेस। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य धर्म का आचरण करना है, यानी कि मनुष्य का धर्म क्या है? नैतिकता, और राजनीति भी इसके अनुरूप होनी चाहिए। वस्तुतः राजनीति धर्म के पीछे चलने वाली होनी चाहिए। इसके बाद वो राम राज्य की बात करते हैं। महात्मा गांधी की राजनैतिक कल्पना राम राज्य की है। जैसे राम जो थे वो ऑटोक्रेटिक नहीं थे, तानाशाह नहीं थे, वो पूरे राज्य का प्रतीक थे। वो केवल शासन ही नहीं करते थे पर शासित भी थे। उनके द्वारा राज्य का परित्याग उनकी इसी भावना का परिचायक है। वो केवल नैतिकता के मार्ग पर चलने वाले थे। मानव एवं समाज के नैतिक विकास में जब राम राज्य की स्थिति आती है तो दंड विधान को संचालित करने वाली राज्य सत्ता की आवश्यकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। महात्मा गांधी ये सोचते थे कि अगर व्यक्ति नैतिकता से चलेगा तो समाज नैतिक हो जाएगा, और जब समाज ही नैतिक हो जाएगा तो दंड के विधान की आवश्यकता रहेगी ही नहीं, किसी को दंड देना ही नहीं पड़ेगा। When the state of Ram Rajya comes in the moral development of human and society, then the need for a state governing penal legislation is automatically eliminated. इसके पश्चात सर्वोदय। गांधी जी की राजनैतिक धारणाओं का मूल आधार सर्वोदय है। सर्वोदय means that every person gets full opportunity to develop his personality. सर्वोदय का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूरा अवसर मिले। गांधी जी ने इन 3 कथन के आधार पर अपनी सर्वोदय की विचारधारा को जन्म दिया। गांधी जी gave his सर्वोदय ideology on the basis of these 3 statements. तो सर्वोदय की विचारधारा को समझने में आपको आसानी होगी इन 3 स्टेटमेंट्स के द्वारा। They were, number 1, the interest of the person lies in everyone's interest. सबके हित में ही व्यक्ति का हित निहित है। दूसरा, the work of a barber is also as valuable as that of a lawyer because
All persons have the right to obtain their own livelihood from their work. दूसरी बात वो कहते हैं कि एक न्यायी का कार्य भी वकील के समान ही मूल्यवान है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को अपने कार्य से स्वयं की आजीविका प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये चीजें आप पहले भी सुनी चुके होंगे कि गांधी जी का मेन पॉइंट था क्या। गांधी जी इस बात पर ही तो बार बार जोर देते हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को श्रम की महत्ता सिखाएं। उनको 7 से 14 वर्ष की आयु में ही क्राफ्ट की शिक्षा देकर उनको ये बता दिया जाए कि हर कार्य की वैल्यू है। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। जब हम अपने हाथ से काम करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो काम कितना कठिन या कितना सरल है। तो वही चीज गांधी जी ने अपने सर्वोदय के इस दूसरे विचार में कही भी है। उनका तीसरा विचार था, वर्कर्स लाइफ इज द ओनली लाइफ ऑफ वर्थ लिविंग। श्रमिक का जीवन ही एकमात्र जीने योग्य जीवन है। कि जब हमको ये जीवन मिला है तो हमको इसकी वैल्यू करनी चाहिए। तो जो ये हमने गांधी जी के विचार पढ़े, उनका जीवन दर्शन जो हमने जाना, इसको हम जानते तो हैं, पर आज हम इसको सीक्वेंस से समझे भी कि गांधी जी क्या कहना चाहते हैं। अब गांधी जी के इन्हीं विचारों के द्वारा गांधी जी का शिक्षा दर्शन बना। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट है महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन, महात्मा गांधीज एजुकेशन या एजुकेशनल फिलॉसफी। अब हम इस पे बात करते हैं कि उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी क्या थी, उनका शिक्षा का दर्शन क्या था, शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते हैं। उनके जीवन दर्शन से हमें ये बातें समझ में आई कि वो नैतिकता की बात करते हैं, स्वयं द्वारा हाथ से काम करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों को प्रारंभ से ही ये चीजें सिखानी चाहिए। तो अब गांधी जी के शिक्षा दर्शन में हम इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। गांधी जी ने अपनी विचारधारा को शिक्षा के साथ समन्वित किया और कहा कि प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से काम और श्रम की शिक्षा शुरू की जानी चाहिए। यानी जब बच्चा छोटा होता है तभी अगर हम उसे चीजें सिखा देंगे तो वो उन चीजों की वैल्यू करना शुरू कर देगा। गांधी जी का मूल मंत्र था एस्टेब्लिशिंग अ सोसाइटी विदाउट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण विहीन समाज की स्थापना करना, ऐसा समाज बनाना जो कि श्रम की महत्ता को जाने। उसके लिए सभी को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। अतः गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों की व्याख्या की। प्रारंभिक शिक्षा योजना उनके शिक्षा दर्शन का मूर्त रूप है। उनका शिक्षा दर्शन उनको एक शिक्षा शास्त्री के रूप में भी समाज के सामने प्रस्तुत करता है। उनका शिक्षा के प्रति जो योगदान था वो अमूल्य था, अद्वितीय था। उनका ये मानना था कि सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान जो दिया जाता है वो केवल शिक्षा से ही है और किसी भी चीज से उसका योगदान कम नहीं हो सकता। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? गांधी जी ने कहा, बाय एजुकेशन आई मीन the maximum development of the physical, mental and the spiritual superior powers inherent in the child and man। यानी कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य में निहित शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक श्रेष्ठतम शक्तियों का अधिकतम विकास है। उनका कहना था कि बच्चों के अंदर जो उनके अंदर गुण होते हैं उनका विकास किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि मेरे प्रिय भारत में सबसे पहली चीज जो की जाए, चिल्ड्रन शुड बी टॉट 3H एजुकेशन, हेड, हार्ट एंड हैंड।
यानी वो कहते थे कि भारत में बच्चों के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों को विकसित करने के लिए बच्चों को 3H की शिक्षा दी जाए। 3H का मतलब स्पष्ट है, हैंड, हेड और हार्ट। यानी बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि उसमें उनके तीनों H जो हैं वो प्रयोग किए जा सके। उनका हेड प्रयोग किया जा सके, यानी वो अपने विचारों से कार्य करें। उनका हैंड प्रयोग किया जा सके कि वो अपने हाथों से काम को करें, हस्तकला, शिल्पकला, श्रम। और हार्ट कि वो नैतिकता से कार्य करें, प्रेम से काम करें, अहिंसा से काम करें। तो पहली जो चीज़ वो शिक्षा में चाहते थे वो ये थी कि चिल्ड्रन शुड बी टॉट 3H एजुकेशन। दूसरी चीज, एजुकेशन मेक चिल्ड्रन सेल्फ सपोर्टिंग एंड इंडिपेंडेंट। शिक्षा बच्चों को स्वावलंबी बनाए और इसके द्वारा बच्चे जो हैं देश को मजबूत बना पाएं। तीसरी चीज वो कहते हैं, ऑल पावर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल आर कंप्लीटली डेवलप्ड थ्रू एजुकेशन। शिक्षा द्वारा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, हृदय तथा आत्मा की सारी शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज वो कहते हैं, बेसिक एजुकेशन इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज फाउंड इन द बॉडी, माइंड एंड सोल ऑफ अ चाइल्ड एंड मैन। गांधी जी के अनुसार बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास करना आवश्यक है। इसके बाद गांधी जी कहते हैं, मॉडर्न मशीन civilization was immoral. Modern machine civilization was immoral and would eventually lead to destruction. गांधी जी की दृष्टि में आधुनिक मशीनी सभ्यता अनैतिक थी और अंततः विनाश की ओर ले जाएगी, ऐसा वो मानते थे। विनाश की इस प्रक्रिया को जड़ से समाप्त करने के लिए उन्होंने बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुनियादी शिक्षा जिसका अर्थ है आयु 7 से 14 तक के बालकों को 3H की शिक्षा दी जाए। इस बुनियादी सिद्धांत के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। इन सब विचारों को देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा गांधी की शिक्षा, उनके जीवन दर्शन जिसमें जीवन और जगत की रचना का प्रयोजन, समाज और जगत का नैतिक भाष्य, असहयोग और सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा, कार्य आधारित शिक्षा, धर्माचरण, राम राज्य, सर्वोदय आदि सभी कुछ उपस्थित है और उनकी ये शिक्षा इन्हीं विचारों पर आधारित है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज आपने पढ़ा कि गांधी जी के जीवन के प्रति क्या विचार थे और गांधी जी के शिक्षा के प्रति क्या विचार थे। गांधी जी के इन्हीं दो विचारों के आधार पर नई तालीम के बुनियाद पड़ी। नई तालीम वो तालीम जो गांधी जी द्वारा शुरू की गई छात्रों को देने के उद्देश्य से। और कौन से छात्र? 7 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के छात्रों के लिए जो शिक्षा का ढांचा उन्होंने बताया उसको ही नई तालीम कहते हैं। इस नई तालीम के बारे में हम अपने अगले ऑडियो वीडियो में बात करेंगे। तो छात्रों, अब तक के लिए बस इतना ही। आप इसको ध्यान से सुनें, पढ़ें और नोट्स बनाएं और मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको पूरी सूचनाएं मिलती रहें। थैंक यू।